अध्याय 5 आत्मस्वीकृति और पुनर्निर्माण। एक फ्रैनी की आत्मखोज की यात्रा और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। वियतनाम युद्ध के भीषण अनुभवों ने फ्रैनी मैकग्राथ के जीवन में गहरे घाव किए थे। उन्होंने जो क्रूरता देखी थी, जो दर्द अनुभव किया था और जिन मौतों का सामना किया था, वे उनके मन से कभी मिटे नहीं। युद्ध से लौटने के बाद उन्हें पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा, जिसने उनके रोजमर्रा के जीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया। उनके मन में लगातार युद्ध के दृश्य, रक्त से सनी जमीनें, जवानों की चीखें और मौत की भयानक यादें गूंजती रहती थीं। रातों को उन्हें नींद नहीं आती थी, और अगर आती भी थी तो भयानक सपने उन्हें जगा देते थे। दिन के उजाले में भी आने वाले फ्लैशबैक उन्हें युद्ध के समय में वापस ले जाते थे, जहां उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से एक बार फिर उस भयानक स्थिति से गुजरना पड़ता था। इस लगातार मानसिक परेशानी के कारण वह अकेली हो गईं और मद्यपान की ओर मुड़ गईं, जो बाद में एक गंभीर लत बन गई। इस दौरान उनके परिवार के सदस्यों और समाज ने उनकी वेदनाओं को न समझते हुए उन्हें दूर धकेल दिया, जिससे वह और भी अकेली पड़ गईं। पुरुषों को मिली सहानुभूति और मदद महिलाओं को नहीं मिली। समाज ने उन्हें नर्स के रूप में देखा, युद्ध से लौटी योद्धा के रूप में नहीं। इस उपेक्षा ने उनके मानसिक जख्मों को और गहरा कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने राष्ट्र के लिए जो बलिदान दिया है वह व्यर्थ चला गया है। परंतु फ्रैनी के भीतर एक प्रबल इच्छा शक्ति थी, जो उन्हें इस गर्त से बाहर निकालने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। उन्हें समझ आया कि केवल बाहरी उपचारों से नहीं, बल्कि भीतर से स्वयं को स्वीकार करके ही वह इससे बाहर निकल सकती हैं। फ्रैनी ने अपने मानसिक स्वास्थ्य के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न उपाय किए। उन्होंने थेरेपी उपचार लेना शुरू किया, जहां एक प्रशिक्षित परामर्शदाता ने उनकी वेदनाओं और आघातों को समझने में मदद की। यह थेरेपी उनके लिए एक सुरक्षित स्थान था, जहां वह अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकती थीं। इसके अलावा उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन और योग का अभ्यास करना शुरू किया, जिससे उन्हें अपने मन को शांत करने में मदद मिली। इस प्रक्रिया में उन्हें अपनी वेदनाओं का सामना करने, उन्हें स्वीकार करने और उनसे बाहर निकलने का मार्ग मिला। इस आत्मखोज की यात्रा में उन्हें समझ आया कि उनकी वेदनाएं केवल उनकी ही नहीं थीं, बल्कि वियतनाम युद्ध में शामिल हुई अनेक महिलाओं की थीं। यह बोध उनके आत्मखोज के सफर में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्हें यह महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं हैं। उनके जैसी ही कई स्त्रियां इस मानसिक और भावनात्मक संघर्ष से गुजर रही हैं। इस सामुदायिक वेदना के बोध ने उन्हें एक नया उद्देश्य दिया। उन्हें लगा कि अगर वह अपनी वेदनाओं पर विजय प्राप्त कर सकती हैं, तो वह अन्य महिलाओं की भी मदद कर सकती हैं। यह बोध उनके आत्मखोज के सफर में महत्वपूर्ण साबित हुआ और उनके जीवन को एक नई दिशा दी। 2 पुराने आघातों पर विजय प्राप्त कर नए जीवन की शुरुआत। फ्रैनी ने अपने पुराने आघातों पर विजय प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम किया। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उनके भीतर के दृढ़ निश्चय ने उन्हें आगे धकेला। उन्होंने अपनी वेदनाओं का सामना करने का निर्णय लिया और उन पर उपचार करना शुरू किया। थेरेपी, ध्यान और आत्मचिंतन ने उन्हें अपने अतीत की घटनाओं का सामना करने की शक्ति दी। वह अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास कर रही थीं। इस प्रक्रिया में उन्हें समझ आया कि उनकी वेदनाएं केवल उनकी ही नहीं थीं, बल्कि वियतनाम युद्ध में शामिल हुई अनेक महिलाओं की थीं। उनके जैसी ही कई स्त्रियां समाज की उपेक्षा, मानसिक आघातों और अकेलेपन का सामना कर रही थीं। यह बोध उनके आत्मखोज के सफर में महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उन्हें अकेलेपन की भावना कम हुई और सामुदायिक संघर्ष का बोध हुआ। इस सामुदायिक बोध से फ्रैनी के मन में एक नया विचार पनपा।
उन्होंने तय किया कि अपने पुराने आघातों पर विजय प्राप्त करके नए जीवन की शुरुआत करनी है और इस नए जीवन में उन्हें अन्य पीड़ित महिलाओं की मदद करनी है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत वेदना को एक बड़े लक्ष्य में बदल दिया। उन्होंने अपने अनुभवों का उपयोग करके अन्य महिलाओं की मदद करने का निर्णय लिया। उन्हें यह समझ आया कि उनके जैसी महिलाओं को केवल चिकित्सा सहायता की नहीं, बल्कि भावनात्मक आधार, सहानुभूति और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर फ्रैनी ने एक संस्था स्थापित की, जहां वियतनाम युद्ध में शामिल हुई महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह संस्था केवल एक सहायता केंद्र नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी जगह थी जहां युद्ध से लौटी महिलाएं एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर सकती थीं, एक दूसरे को सहारा दे सकती थीं और अपनी वेदनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए एक साथ प्रयास कर सकती थीं। इस संस्था के माध्यम से फ्रैनी ने परामर्श सेवाएं, समूह थेरेपी और पुनर्वास कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने अपने स्वयं के अनुभवों के उदाहरण देकर अन्य महिलाओं को प्रेरित किया। उनकी संस्था ने कई महिलाओं को फिर से सामान्य जीवन में लौटने में मदद की। यह संस्था उनके पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। दूसरों की मदद करते हुए फ्रैनी को अपने स्वयं के जख्मों को भरने में मदद मिली। उनके इस कार्य से उन्हें एक नया उद्देश्य मिला, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने अपनी वेदनाओं को शक्ति का स्रोत बनाया और उनसे दूसरों के लिए आशा का दीपक जलाया। यह उनके आत्मस्वीकृति और पुनर्निर्माण का एक अद्भुत उदाहरण था, जहां व्यक्तिगत दुख से सामाजिक सेवा का मार्ग जन्मा। 3. स्त्रीत्व, शौर्य और सामाजिक न्याय पर केंद्रित संदेश। फ्रैनी की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि वह स्त्रीत्व, शौर्य और सामाजिक न्याय का संगम है। उनके संघर्ष से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि स्त्रियां केवल युद्ध में शामिल हो सकती हैं, बल्कि वे युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण और अक्सर उपेक्षित भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने यह दिखाया कि धैर्य और त्याग केवल पुरुषों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्त्रियां भी उतनी ही धैर्य और निष्ठा से देश की सेवा कर सकती हैं। युद्धभूमि पर उनके जैसी महिलाओं ने केवल चिकित्सा सेवा ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने सैनिकों को मानसिक आधार दिया, उन्हें परिवार की याद दिलाई और उन्हें जीने की प्रेरणा दी। उनके इस योगदान को इतिहास में हमेशा ही कम आंका गया। फ्रैनी के अनुभवों से यह भी स्पष्ट होता है कि समाज को स्त्रियों के योगदान को स्वीकार करना और उन्हें उचित सम्मान देना कितना आवश्यक है। वियतनाम युद्ध से लौटी महिलाओं को समाज ने कैसे उपेक्षित किया, उनके मानसिक परेशानियों को कैसे अनदेखा किया, यह फ्रैनी की कहानी से प्रमुखता से सामने आता है। सामाजिक न्याय के लिए इन महिलाओं के त्याग और धैर्य को उचित मान्यता मिलना अत्यंत आवश्यक है। उनकी कहानियों को सुनकर और उन्हें सम्मानित करके ही हम अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण और उपेक्षित अध्याय को पूरा कर सकते हैं। फ्रैनी के पुनर्निर्माण की यात्रा से हमें एक बड़ा सबक मिलता है कि आत्मस्वीकृति और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके हम कितनी भी पुरानी और गहरी चोटों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कहानी ने यह सिद्ध किया कि मानवीय आत्मा कितनी लचीली होती है और कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, वह फिर से उठ सकती है। उनकी कहानी केवल एक प्रेरणादायक गाथा नहीं है, बल्कि वह एक मार्गदर्शक है जो हमें बताती है कि किसी भी संकट से, कितने भी दर्दनाक अनुभव से उबरना संभव है। हमें बस स्वयं को स्वीकार करने, अपनी वेदनाओं का सामना करने और दूसरों की मदद से आगे बढ़ने की तैयारी रखनी होगी। फ्रैनी मैकग्राथ की कहानी मतलब केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि वह मानवीय आत्मा की विजय की गाथा है। उन्होंने यह दिखाया कि शारीरिक और मानसिक जख्मों पर विजय प्राप्त करके समाज द्वारा दी गई उपेक्षा को ठुकराकर एक स्त्री अपने जीवन को फिर से अर्थ दे सकती है और दूसरों के लिए आशा का स्रोत बन सकती है।
उनके जीवन की यह यात्रा हमें यही सिखाती है कि सच्चे अर्थों में शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो अपनी वेदनाओं को सामर्थ्य में बदलता है और उनसे दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। फ्रैनी ने यही किया और इसीलिए उनकी कहानी हमेशा प्रेरणादायक रहेगी। अंतिम संदेश: युद्ध केवल पुरुषों का नहीं होता, स्त्रियों के बलिदान को भी पहचान मिलनी चाहिए। यह संदेश सिर्फ एक वाक्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हजारों स्त्रियों के जीवन, उनके संघर्षों और उनके अमूल्य योगदान की कहानी कहता है। युद्ध का नाम आते ही हमारे मन में सबसे पहले सैनिकों की छवि उभरती है, बंदूकें, रणभूमि और प्राणों की आहुति देने वाले पुरुष। लेकिन इस तस्वीर में अक्सर स्त्रियों की परछाई तक दिखाई नहीं देती। यह एक बड़ी सामाजिक चूक है। वास्तव में युद्ध में महिलाएं भी उतनी ही हिम्मत और समर्पण के साथ भाग लेती हैं। वे नर्स के रूप में, चिकित्सा सहायक के रूप में, रेडियो ऑपरेटर, पायलट, जासूस और कभी कभी तो सीधे रणभूमि पर भी अपनी सेवाएं देती हैं। उनके काम से हजारों घायल सैनिकों के प्राण बचते हैं। पर दुर्भाग्य से इन स्त्रियों के शौर्य और बलिदान को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। फ्रैनी मैकग्राथ जैसी युद्धवीर स्त्रियां अपने जीवन के सर्वोच्च पल राष्ट्र के लिए समर्पित करती हैं। वे केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी जबरदस्त आघात सहती हैं। उनका बलिदान केवल युद्धभूमि पर मरने में नहीं होता, बल्कि लौटकर आने पर उन्हें समाज से मिलने वाली उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। यह भी एक तरह की मानसिक मृत्यु ही होती है। इसलिए इस अंतिम वाक्य से हमें यह समझना चाहिए कि युद्ध केवल पुरुषों का नहीं होता, इसमें स्त्रियों का योगदान भी उतना ही बड़ा है, कभी कभी तो और भी ज्यादा। और स्त्रियों के बलिदान को पहचान मिलनी चाहिए। यह कोई मांग नहीं, बल्कि यही हमारी सच्ची सामाजिक जिम्मेदारी है। उनके त्याग, शौर्य और संयम को उचित पहचान और मान्यता मिलना, यह हमारे इतिहास और वर्तमान का अत्यंत आवश्यक सत्य है। इस संदेश को आज की पीढ़ी तक पहुंचाना और युद्ध में शामिल हुई स्त्रियों के संघर्षों का गौरव करना, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।